दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में किस प्रकार से हमें जो प्रैक्टिकल एग्जाम में जो चार्ट पेपर पर जो बनाया जाता है उसको मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि वो किस प्रकार से और कौन-कौन से जो टॉपिक्स है वो बनाए जाते हैं चार्ट पेपर में। तो देखिए अभी मेरे हाथ में एक फिजिक्स का चार्ट पेपर है, ये आप सभी लोग देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है। ये देखिए ये क्या है, हमारा ट्रांसफार्मर है। आई होप कि आपको क्लियर से दिख रहा होगा। ये देखिए ये हमारा ट्रांसफार्मर है। सेम इसी प्रकार से हमारा देखिए एक और प्रोजेक्ट यहाँ पर रखा गया है। ये मैंने एक बच्चे से बनवाया था। एक बच्चे के स्कूल में प्रैक्टिकल हुआ था तो वहीं से मैं लाया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा क्या है, डेनियल सेल। इसको मैं आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से अभी क्लियर रूप से दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए ये तो हो गए हमारे प्रैक्टिकल्स, ठीक है। जो प्रैक्टिकल में हमें चार्ट पेपर में बनाने हैं वो टॉपिक्स। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। हालांकि मैं आप सभी लोगों को जो चार्ट पेपर में बताया हूँ वो आपको अच्छे से नहीं दिखा होगा, लेकिन इस वीडियो में आगे मैं आप सभी लोगों को इसको बहुत ही क्लियर तरीके से बताऊंगा और उसका पूरा डायग्राम वगैरह सब चीज एकदम अच्छे से क्लियर करूंगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो चार्ट पेपर में हम बनाएंगे। देखिए सबसे पहला हमारा क्लास 12 प्रैक्टिकल है यूपी बोर्ड का। एंड देखिए फिजिक्स में हम सबसे पहले क्या क्या बना सकते हैं जो वायरल टॉपिक्स है। देखिए सबसे पहला हमारा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर हमारा सबसे मेन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम लोग क्या करते हैं चार्ट में बना सकते हैं। उसके बाद हमारा व्हीट स्टोन सेतु है जिसको मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव को भी हम लोग चार्ट पेपर में बना सकते हैं। उसके बाद वैद्युत जनित्र को भी बना सकते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामो। तो ये चार ट्रेंडिंग टॉपिक्स है जिसको आप सभी लोग चार्ट पेपर में बना सकते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन चार्ट पेपर में बनाने वाले टॉपिक्स हैं। देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, डेनियल सेल है। उसके बाद वैद्युत अपघटनी सेल है। डेनियल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, तो इसे याद रखिएगा। और इसके बाद देखिए प्रयोगशाला विधि में आप सभी लोग क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, डायएथिल ईथर बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा प्रयोगशाला विधि भी के मेन पॉइंट्स में आप सभी लोगों को बता दिया हूँ। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो चार्ट पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसी से संबंधित जब आप लोग प्रैक्टिकल में जाएंगे वाइवा देने, जब आपके जो एग्जामिनर्स होंगे जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं। जैसे ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर एग्जामिनर आपसे सीधे सबसे पहले सवाल पूछेगा कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले आप सबको सभी लोगों को बताना होगा जो ट्रांसफार्मर होता है एक उपकरण होता है जो क्या करता है, जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, वैद्युत धारा के वोल्टेज को क्या करता है, बिना आवृत्ति बदले क्या करता है, कम या ज्यादा कर सकते हैं। यानी कि जो वो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में जो धारा के प्रवाह जो होता है उसमें जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग कम या ज्यादा कर सकते हैं। कैसे, बिना आवृत्ति बदले, उसकी जो ट्रांसफार्मर की जो आवृत्ति होगी उसको बिना बदले। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अपने टीचर को बताना है। और दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस प्रकार से आपके जो एग्जामिनर से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए इसका पूरा फुल डिटेल्स में आप सभी लोगों को आगे इस वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों ये है ट्रांसफार्मर, आप सभी लोग देख सकते हैं। और इसके प्रकार यहाँ पर द्वितीय कुंडली है और इसमें पतली लौह क्रोड है और इसमें प्राथमिक कुंडली भी लगी हुई है। इसमें उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। तो इस प्रकार से यह ट्रांसफार्मर का एक प्रकार से चार्ट पेपर का पूरा फिगर मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में दिखाया हूँ। तो आप सभी लोग देख सकते हैं। आपको ये इसी तरह से बनाना है अपने चार्ट पेपर पर और स्कूल में इसी तरह से लेकर जाना है। तो चलिए देखते हैं अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, यानी कि जो केमिस्ट्री में लवण सेतु वाला है, डेनियल सेल। तो चलिए हम लोग उसे भी देख लेते हैं। ये आपको आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग पहले ले लीजिए और क्या करिएगा इसी तरह से अपने एग्जाम में बनाइएगा। तो चलिए अब देखते हैं डेनियल सेल को। तो देखिए ये है हमारा डेनियल सेल। इसमें देखिए क्या होता है, जिंक सल्फेट का विलयन होता है और कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। इसमें दो इलेक्ट्रोडों को आ, इसके गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम लोग जोड़ते हैं और इसका पूरा सिद्धांत मैं आप सभी लोगों को आगे बताऊंगा। अभी
पहले आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह से अपने बोर्ड एग्जाम में जो टीचर्स आएंगे वाइवा लेने के लिए उसको दिखाइएगा। देखिए अगला जो हमारा चार्ट है या ये हमारे किस चीज़ पर आधारित है, वीट स्टोन सेतु पर। तो इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है और इसी प्रकार से वीट स्टोन सेतु को बनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। तो आप सभी लोग इसे भी देख सकते हैं, ये हमारा क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि है। ये भी हमारा प्रयोगशाला विधि है, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और इसे भी बहुत सारे बच्चे इसे अपने प्रैक्टिकल में चार्ट में बनाते हैं। तो आप सभी लोग भी इसे ज़रूर से बनाइए अगर, और इसका रिएक्शन ज़रूर से लिख दीजिएगा दोस्तों। इस चार्ट पेपर पर रिएक्शन आप लोग लिख दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर जो आप लोग चार्ट में बनाएंगे उससे जो आधारित क्वेश्चन है मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए पूछेंगे आपके एग्जामिनर जो आपसे वाइवा लेंगे, सबसे पहला प्रश्न उनका यही हो सकता है कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो आप सभी लोगों को बताना है कि यह एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो जो प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को बिना आवृत्ति बदले कम या ज्यादा करता है, यानी कि यह एक ऐसा उपकरण है जो ट्रांसफार्मर है, यह एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को बिना आवृत्ति बदले कम या ज्यादा करता है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन यह बन सकता है कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो ट्रांसफार्मर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए यह न्यून प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड जो होती है वो नर्म लोहे की क्यों बनी होती है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर का रोड होता है वो नरम लोहे की क्यों बनी होती है। देखिए नरम लोहे की जो पारगम्यता होती है वो बहुत ज्यादा अधिक होती है, बहुत उच्च होती है जी, और इससे साथिल्य हानि कम होती है। आ, जो क्रोड होती है नरम लोहे की, उसमें जो साथिल्य हानि होती है, तो नरम लोहे की जो हम लोग बनाएंगे तो उसकी जो पारगम्यता होती है वो बहुत ज्यादा उच्च होती है, जिससे साथिल्य हानि नहीं होती है। यही कारण है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड को हम लोग नरम लोहे की बनाते हैं। उसके बाद देखिए अगला हो सकता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हैं, एक ऊंचाई है एक अपचाई है। तो देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है, उसे ऊंचाई बोलते हैं। जो निम्न से उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है उसे ऊंचाई, और जो उच्च से निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपचाई। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, क्या ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य कर सकता है, मतलब जो डिस्ट धारा है, जो डायरेक्ट करंट होता है उसको क्या ट्रांसफार्मर पर काम कर सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए कारण, क्योंकि जो डीसी है, डीसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। जो डायरेक्ट करंट होती है वो क्या करती है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है, मतलब बहुत ज्यादा दूर तक वो आ, बहुत ज़्यादा दूर तक उसका फैलाव नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा दूर तक उसको फैलाया नहीं जा सकता है। लेकिन जो अल्टरनेटिव करंट होता है बहुत ज़्यादा दूर तक, बहुत लंबे दूरी तक हम यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। वही बात इसमें लिखा गया है, जिससे जो द्वितीय कुंडली होता है, कुंडली में जो फ्लक्स परिवर्तन नहीं होता, जो द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स परिवर्तन होता था वो डीसी के कारण नहीं होता है, यानी डायरेक्ट करंट के कारण नहीं होता है, डायरेक्ट करंट के कारण। और प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता, यानी कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो उत्पन्न नहीं होता। जब एसी करंट होता है उसके कारण जो प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है, लेकिन डीसी करंट के कारण यह नहीं होता। तो आप लोग ये बता सकते हैं। उसके बाद देखिए सीधा सा ट्रांसफार्मर में होने वाली हानि, ये भी आपके एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या हानि हो सकती है। तो देखिए ताम्र हानि, फ्लक्स हानि, शैथिल्य हानि, लौ हानि, क्रोट के कंपन के कारण हानि और भंवर धारा, ये सब ट्रांसफार्मर में होने वाली हानि, हाँ क्या है, हानि है। और दोस्तों भंवर धारा की हानि का मतलब क्या है, आप लोग बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछेंगे कि भंवर धारा से ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि होती है, तो भंवर धारा से क्या होता है, शैथिल्य हानि होती है। ठीक है, कि भंवर धारा से क्या होगा, जो ट्रांसफार्मर होता है वो बहुत ज्यादा हीट करने लगता है, जिससे जो उसका क्रोड होता है वो क्या होता है, उससे शैथिल्य हानि होने लगती है। तो आप लोग इससे बता दीजिएगा। उसके बाद भंवर धाराओं को कम करने के लिए क्या किया जाता है, क्रोड को पतली बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो 100% होती है।
लेकिन आज के ज़माने में कोई भी 100% आदर्श नहीं है। इसका मतलब 100% आइडियल नहीं है, 100% शुद्ध नहीं है, ठीक है? कोई भी रहेगा, कुछ भी सामान रहेगा, उसमें कुछ न कुछ कमी ज़रूर रहेगी। तो इसको हम लोग लेकिन व्यवहार में यह 90 से 98% कारगर होती है। मतलब कि यह 90 से 98% शुद्ध होती है, 100% नहीं होती है। दक्षता की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति गुणे 100। दक्षता को हम लोग ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ईटा बराबर हो जाता है पीएच बटे पीपी गुणे 100। उसके बाद देखिए अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत, जो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपके एग्जामिनर यह भी पूछ सकते हैं कि अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है। तो ये देखिए, जब एक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें उत्पन्न लगातार बदलते चुंबकीय फ्लक्स के कारण दूसरे कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिससे ऊर्जा स्थानांतरित होता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा अनियंत्रित प्रेरणा का सिद्धांत। और इसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिवर्तक कहते हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो आविष्कार था यानी खोज था, ये किसने किया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। जो ट्रांसफार्मर का खोज था वो माइकल फैराडे ने किया था, जो कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। और यह 29 अगस्त 1831 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि केमिस्ट्री वाले प्रैक्टिकल डैनियल सेल की तरफ। हाँ तो दोस्तों अब देखिए, मैं आप सभी लोगों को डैनियल सेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं ए टू जेड आपके एग्जामिनर कहीं से भी पूछ देंगे, मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा। क्योंकि ये इतना मतलब बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन बताया हूँ। कहीं से भी आपके एग्जामिनर डैनियल सेल से संबंधित पूछेंगे तो आप लोग फटाक से यानी कि तुरंत उसका जवाब दे देंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डैनियल सेल क्या होता है। तो देखिए डैनियल सेल एक प्रकार का क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल है, ठीक है। डैनियल सेल क्या है, एक प्रकार का वैद्युत रासायनिक सेल है, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है या बदलता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, डैनियल सेल एक प्रकार का वैद्युत रासायनिक सेल है, जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये मेन पॉइंट है, आप सभी लोग याद रखिएगा, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। और दोस्तों इसके विपरीत चलें, जो वैद्युत अपघटनी सेल होता है उसमें क्या होता है कि वो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। लेकिन हम लोग यहाँ डैनियल सेल की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा डैनियल सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। उसके बाद देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आ, कि जो डैनियल सेल होता है उसमें कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। तो इस सेल में दो अलग अलग पात्र में इलेक्ट्रोडों को डाला जाता है। यहाँ पर देखिए मैं आप सभी लोगों को चार्ट में दिखाया था, उसमें दो अलग अलग पात्र थे, उसमें दो इलेक्ट्रोड को डाला जाता है, ठीक है। लेफ्ट वाला क्या होता है, एनोड। जो लेफ्ट वाला जो इलेक्ट्रोड होता है यानी कि जो लेफ्ट वाले पात्र में इलेक्ट्रोड को रखा जाता है वो एनोड होता है। एंड जो राइट वाले इलेक्ट्रोड को रखा जाता है वो कैथोड होता है। और दोस्तों दोनों इलेक्ट्रोडों को गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों जो इलेक्ट्रोड होता है, जो एनोड और कैथोड होता है, उन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए जो एनोड होता है, एनोड हमारा कैसा होता है, निगेटिव होता है। और दोस्तों जो कैथोड होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इससे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जो एनोड होता है उस पर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो एनोड पर याद रखिएगा, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है यानी ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन यानी रिडक्शन होता है। उसके बाद देखिए इसमें जिंक व कॉपर इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। जिंक किसमें करते हैं, तो याद रखिएगा जिंक हमेशा एनोड पर यूज करेंगे और कैथोड पर कॉपर इलेक्ट्रोड का उपयोग करेंगे। इसमें जिंक सल्फेट में डूबी जिंक की छड़ की जो जिंक सल्फेट में डूबी जिंक की छड़ होती है उसको एनोड यानी कि जो निगेटिव होता है वो होता है। और कॉपर सल्फेट में डूबी कॉपर की छड़ को कैथोड यानी कहते हैं, ठीक है, कैथोड होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जिंक सल्फेट में डूबी जिंक की छड़ पर क्या होता है, एनोड होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये सब बातें आप लोग याद रखिएगा। देखिए उसके बाद दोनों पात्रों को लवण सेतु की सहायता से जोड़ते हैं, जो कि केसीएल का बनाता है। तो आपके
एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं जो लवण सेतु बना होता है वो किससे बना होता है, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिएगा कि केसीएल से बना होता है। अगर ये भी पूछ लेंगे कि केसीएल के अलावा और क्या कौन कौन सी चीजें जो बन सकता है, तो यहाँ पर देखिए जो लवण सेतु है, ठीक है, जो लवण सेतु है, लवण सेतु में अक्रिय विद्युत अपघट्य का उपयोग करते हैं, ठीक है। अक्रिय वैद्युत अपघट्य ये क्या है, हमारा वैद्युत अपघट्य है। ये केसीएल के अलावा हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट का यूज कर सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट का यूज कर सकते हैं, सोडियम सल्फेट का यूज कर सकते हैं, और आदि वैद्युत अपघट्य का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे मेन पॉइंट है। उसके बाद हमारा है इसमें इलेक्ट्रोड एनोड से कैथोड की ओर जो डेनियल सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस तरफ होता है, एनोड से कैथोड की ओर। और जो धारा होती है जिसमें धारा प्रवाहित होती है वो कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती है। देन उसके बाद इस सेल में स्वतः क्या होता है, कौन सी अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। जो अर्ध अभिक्रिया होगी, देखिए ये हमारा एनोड वाला है, तो एनोड पर क्या होता है, हमारा ऑक्सीकरण होता है यानी ऑक्सीडेशन होता है। तो जिंक से जिंक 2 प्लस प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ये इसका अर्ध अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया में क्या होता है, कॉपर पर क्या होता है, रिडक्शन होता है यानी अपचयन होता है। तो रिडक्शन के कारण CO2 प्लस प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर कॉपर दे देगा। और याद रखिएगा ये जो होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा, सॉलिड में होता है यानी एस में होता है, और ये हमारा एक्वस में चला जाता है। जिस पर प्लस चार्ज रहता है वो हमारा एक्वस पर चला जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, सेल पर होने वाली अभिक्रिया देखिए क्या हो जाएगा, Zn प्लस कॉपर 2 आयन या और उसके बाद Zn प्लस 2 और कॉपर, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया लवण सेतु का उपयोग। और उसके बाद लवण सेतु का कार्य क्या होता है, ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो लवण सेतु का जो कार्य होता है वो धारा को स्थायित्व बनाए रखना होता है, ठीक है। जो धारा को वो स्थायित्व बनाए रखता है। इसके बाद डेनियल सेल का ईएमएफ कितना होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि जो डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ जो होता है वो लगभग 1.1 वोल्ट होता है, 1.1 वोल्ट। देन उसके बाद डेनियल सेल को प्राथमिक सेल भी कहते हैं। डेनियल सेल को और किस नाम से जानते हैं, तो डेनियल सेल को हम लोग प्राथमिक सेल भी कहते हैं, और दोस्तों डेनियल सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। क्योंकि और इसे प्राइमरी सेल क्यों कहते हैं, देखिए प्राइमरी सेल इसलिए कहते हैं प्राथमिक सेल क्योंकि इसे पुनः चार्ज नहीं किया जाता है, यानी कि एक बार अगर ये चार्ज रहेगा तो उसके बाद यह पुनः चार्ज नहीं होगा, इसलिए इसे डेनी प्राइमरी सेल भी कहते हैं। और डेनियल सेल का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने में किया जाता है। तो डेनियल सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ये थे हमारे इतने मेन पॉइंट्स। आप सभी लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यही था बस आज का यह वीडियो जिसमें मैं आप सभी लोगों को क्लास 12 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चार्ट पेपर्स यानी कि जो प्रैक्टिकल में जो चार्ट पेपर पर बनाए जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया हूँ, और चार्ट पेपर पर किस प्रकार से चित्र को बनाएं वो भी मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताया हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।